हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 2 पार्ट 9। हमने पार्ट 8 के अंदर गोंड जनजाति की शुरुआत करी थी, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर उन गोंड जनजाति की समाज व संस्कृति। गोंड पितृसत्तात्मक समाज की रचना में रहते हैं, यानी इन गोंड जनजाति के समाज के अंदर पिता को ही मुखिया माना गया है, इसीलिए पितृसत्तात्मक समाज कहा गया है। पिता की मृत्यु के उपरांत उसकी संपूर्ण अचल संपत्ति इनके पुत्रों में बांट दी जाती है। अचल संपत्ति का मतलब यहाँ होता है वह संपत्ति जो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, जिसके अंदर आता है भूमि। तो पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो बाद में अचल संपत्ति को उसके पुत्रों में बांट देते हैं। सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है, यानी इनके परिवार में जो बिल्कुल बुजुर्ग है वो उसको मुखिया माना गया है। गोंड लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह, विधवा विवाह का प्रचलन है। यानी गोंड लोग जो है उनके अंदर अनेक प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जिसमें सेवा विवाह, सेवा यानी अगर ये किसी की सेवा करना चाहते हैं तो अपनी पुत्री को वहाँ दे देते हैं ताकि वह सेवा कर सके। विनिमय विवाह यानी लेन देन करके, और विवाह, हरण विवाह यानी भगाकर लाया गया, भगाकर किया गया विवाह। आगे आता है विधवा विवाह, यानी कोई स्त्री विधवा है तो उसका विवाह बाद में कर दिया जाता है, तो वह विधवा विवाह इनका प्रचलन है। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोतों के निकट या आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। यानी ये लोग जल स्रोत के निकट विवाह का आयोजन करेंगे या आम वृक्ष के नीचे करेंगे। इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन करते हैं। अनिष्ट, इनके जब विवाह होता है तो अनिष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसी मान्यता है इनकी। अनिष्ट से बचने के लिए यह रामधुनी का आयोजन करते हैं। गांव के मुखिया को पटेल मुखादम कहा जाता है और चौकीदार को कोतवाल। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ये जो मुखादम किसे कहेंगे और कोतवाल किसे कहेंगे। तो इनके गांव का जो पटेल है उसे हम मुखादम कहेंगे और चौकीदार को कोतवाल कहेंगे। तो ये आपको यहाँ याद करना है। आगे आता है आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। इनके समाज में अगर कोई भी विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो वहाँ की पंचायत इसका निपटारा करेगी। गांव के पुजारी पुरोहित को देबारी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आया हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। बोर्ड में ये प्रश्न आया है कि गोंड जनजाति के पुजारी या पुरोहित को क्या कहते हैं, तो देबारी कहते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और याद करना है। आगे है गोंडी बोली द्राविडियन भाषा परिवार से संबंधित है, यानी गोंड जनजाति के द्वारा जो बोली जाती है वो द्राविडियन भाषा से संबंधित है, जिसका संबंध तमिल और कन्नड़ से है। कई गोंड हिंदी, मराठी, तेलुगु भी बोलते हैं, यानी बहुत सारे जो गोंड है न केवल गोंडी बोली बोलते हैं बल्कि हिंदी, मराठी, तेलुगु भाषा का प्रयोग भी करते हैं। साक्षरता का स्तर देश के औसत से बहुत नीचे है, यानी ये लोग साक्षर बिल्कुल नहीं होते हैं, तो औसत से नीचे इनकी साक्षरता है। महिला साक्षरता नगण्य, यानी औरतें तो बिल्कुल नहीं पढ़ती है। गोंड जनजाति के लोग नृत्य गीतों के साथ पर्व उत्सव मनाते हैं, यानी इनके अंदर कोई भी त्यौहार मनाना है या उत्सव मनाना है तो ये गाते हैं और नाचते हैं। गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने व नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। जब भी पूर्णिमा आती है तो ये लोग उस पूर्णिमा की चांदनी रात के अंदर गाते हैं और नाचते हैं और उसका पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री पुरुष दोनों साथ नाचते हैं। दूलिया गोंडों का प्रमुख गायक जाति है, और ये आपको ये ध्यान रखना। देखिए ये है दूलिया। दूलिया वह गोंड है जो गाने का कार्य करते हैं, जिसे हम गायक जाति कहते हैं। ठीक है, तो दूलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। प्रधान गोंडों की मान्यता व इतिहास को गाकर लोगों को सुनाते हैं, यानी इनके कुछ वर्ग हैं। तो प्रधान जो गोंड है उच्च स्तर के, तो दूलिया लोग इनकी इतिहास को, मान्यताओं को गा करके सुनाते हैं। प्रधान के कथन अनुसार जब गोंड के भगवान ने जन्म लिया तो उनकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया, यानी प्रधान गोंड जो है इनके
इनका कहना ये है कि जब गोंड के भगवान ने जन्म लिया था तो उस समय इनकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। तो उस समय ऐसे दुख के समय में माता पार्वती ने इनको सहारा दिया, लेकिन शंभु महादेव ने इनको एक गुफा में कैद कर दिया। माता पार्वती ने तो साथ दिया, लेकिन जो महादेव थे उन्होंने इन गोंडों को एक गुफा में कैद कर दिया। गोंडों के नायक पानेड़ी कपाड़ लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से इन्हें गुफा से आज़ाद कराया। यानी जो गोंड लोग हैं गुफा में बंद थे, फिर एक गोंडों के नायक हैं पानेड़ी कपाड़ लिंगम नाम के, और इन्होंने एक देवी जंगूबाई की मदद से इनको गुफा से बाहर आज़ाद करवाया था। वे 4 समूह में गुफा से बाहर आए, तभी से गोंडों के 4 वर्गों में बटे हुए हैं और गोंडी भाषा में इनको सगा कहते हैं। देखिए यहाँ पर आप पूरा समझना, ध्यान देना कि ये जब 4 समूह में उस गुफा से बाहर आए तो जैसे जो वर्ग पहले आया, जो समूह बाहर आया, उसको हमने 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। 4 समूह आए, 4 वर्गों में हमने बांट दिया, जिसे हम गोंडी भाषा में सगा के नाम से जानते हैं। गोंड भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। यानी मनोरंजन के साधन न केवल आज है, प्राचीन काल में भी थे, भूतकाल में भी थे, गोंड जनजाति के समय में भी थे। तो इनके मनोरंजन का साधन मुर्गों को आपस में लड़ा करके करना था। बड़ा देव श्री शंभु महादेव परशापेन इनके प्रमुख देवता। अगर इनके देवताओं की बात करें तो बड़ा देव शंभु महादेव और परशापेन इनके देवता माने गए हैं। शीतला माता छोटी माता की भी ये लोग पूजा करते थे। यानी उस समय इनके भगवान भी थे तो माता जी भी थी और देवताएं भी थे। तो माता जी में शीतला माता छोटी माता का नाम आता है। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि देते थे। यानी ये देवी देवताओं को जो मानते थे उनको खुश करने के लिए भेड़ बकरी की बलि चढ़ाते थे और जादू टोनों में भी विश्वास करते थे। यानी यहाँ जादू टोनों से हम समझ सकते हैं कि ये लोग अंधविश्वास सी भी थे। तो अंधविश्वासी होने के कारण से जादू टोनों को मानते थे, रात्रि जागरण करते थे। अधिकांश गोंड हिंदू थे। यानी ये लोग देवताओं का पूरी रात भर जो है भजन कीर्तन करने का कार्य करते हैं, जिसे हम रात्रि जागरण कहते हैं। ये जो गोंड है हिंदू जाति से ही संबंधित है, पर कुछ लोग प्रकृति के पूजक हैं, लेकिन कुछ लोग जो है प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करता है, अर्थात जो प्रकृति की पूजा करने वाला है गोंड, वो भगवान का निवास स्थान वन में मानता है। गोंड लोग काली दंतेश्वर बड़ा देव को नर बलि भी देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ भगवान के नाम आ रहे हैं देवियों के। तो काली देवी, दंतेश्वर, बड़ा देव को अगर इनको प्रसन्न करना है तो नर बलि तक का पाप ये कर लेते हैं। नर बलि यानी मानव की बलि देना, जिसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी के अंदर बिल्कुल रोक दिया था। गोंड जनजाति के लोग मृत शरीर को जलाते हैं, दफनाते हैं। इसमें इनका विश्वास है कि आत्मा अजर अमर है। देखिए जो भी लोग हैं वो कोई अजर अमर होकर के नहीं आया है, एक दिन का मरना तो निश्चित ही है। तो जब लोग मर जाते हैं तो उनके शरीर को जला देते हैं या फिर दफना देते हैं, और इनकी आत्मा को अजर अमर इन्होंने कहा है। अब हम आगे बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क। गोंड लोगों के आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक कर्म की प्रवृत्ति बढ़ी है। अर्थात इनका ये जो गोंड लोग हैं जहाँ रहते हैं वहाँ पर उद्योगों की स्थापना हो चुकी है, जिससे पिछले 30 सालों के अंदर ये लोग मजदूरी का काम भी करने लग गए हैं। बड़ी संख्या में लोग खदानों व विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे हैं। यानी ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो खाने हैं वहाँ खानों के अंदर तथा विनिर्माण उद्योग यानी वे उद्योग जहाँ पर वस्तु का निर्माण किया जाता है, तो उन उद्योगों में श्रमिकों के रूप में अब ये कार्य कर रहे हैं। खनन निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई स्थायी बस्तियाँ बस गई। यानी जहाँ पर औद्योगिक केंद्र हैं उनके समीप ही, उनके पास ही इन्होंने अपनी स्थायी बस्तियाँ बना ली, क्योंकि वो वहीं मजदूरी करते हैं। इसलिए इन बस्तियों में अस्पतालों, विद्यालयों, बाजार, बैंकों, पंचायत की स्थापना हुई है। यानी ये जहाँ रहते हैं वहाँ पर सरकार ने ध्यान दिया है, इसीलिए उन्होंने देखिए यहाँ पर एक अस्पताल, विद्यालय, बाजार,
तथा बैंक पंचायत की स्थापना भी इन्होंने करी है ताकि इनको भी हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो सके। सड़क व रेल मार्गों के जाल इनका संपर्क शहरों से बढ़ा है। यानी वर्तमान में जो सड़क और रेल मार्ग के जाल बिछ गए हैं उनके माध्यम से शहरों से इनका संपर्क आवाजाही बढ़ गई है। जीवन शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। वर्तमान में इनकी जो जीवन शैली है उसमें बहुत तेजी से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। पुराने रीति रिवाज परंपराओं की पकड़ ढीली हुई, यानी इनकी जो मान्यताएं थी अब ये उनको मानना कम कर चुके हैं। सरकार ने दास्ता की प्रति कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। यहाँ आपको समझना है कि कबाड़ी प्रथा क्या है। देखिए, ये कबाड़ी प्रथा जो कि गौंड जनजाति में संबंधित है और इसका मतलब ये है कि अगर इनके परिवार में किसी ने छोटा सा कर्ज लिया है तो उसको चुकाने के लिए जो ये साहूकार हैं इनको गुलाम बना देते हैं और बहुत सारा कार्य कराते हैं। तो यहाँ आपको ये समझना है कबाड़ी प्रथा क्या है। तो इनकी दास्ता की प्रतीक थी, क्योंकि ये गरीब होते हैं तो इनको कर्ज लेकर के कार्य करना पड़ता था, इसलिए दास्ता की प्रतीक माना गया है कबाड़ी प्रथा को, जिस पर सरकार ने रोक लगा दी। और इस प्रथा के अनुसार क्या होता है, छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ये बहुत लंबी पीढ़ियों तक साहूकार के गुलाम की भांति कार्य करना पड़ता था, इसलिए सरकार ने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है। वर्तमान में ये लोग क्या है, शिक्षित होते जा रहे हैं। जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। अब इनका गौंड जनजाति अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के कारण सरकार से कई सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है। यानी वर्तमान में सरकार ने इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया है, जिससे की वजह से इनको कई प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और ये गौंड जनजाति यहीं ख़त्म होती है हमारी। अब आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न नज़र आ रहा है, गौंड जनजाति में पुजारी को किस नाम से जाना जाता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है और ये प्रश्न आपको रफ कॉपी में लिख करके याद करना है।